गुड आफ्टरनून मिस्टर अभिषेक, मिस्टर हर्षिता और मिस्टर रोहित, मिस्टर करण एंड मिस्टर आदित्य, मिस नीतू। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका अटेंडेंस ना मैं क्लास के लास्ट में ले लूँगा, ठीक है। अभी नहीं लिख रहा हूँ नाम, क्लास के लास्ट में अटेंडेंस लूँगा, जो जो हम लोग को प्रेजेंट कर दूंगा, यही लिस्ट सामने सामने, ठीक है। आइए हम, तो आप लास्ट तक बने रहें। आइए कुछ क्लास जो पिछली क्लास में हमने किया था उसमें हमने आपको 3.6 का पूरा कंप्लीट करने को बोला था। लास्ट क्लास में सारे बच्चों को याद होगा कि हमने 3.6 पूरा कंप्लीट करने को बोला था। अब बताइए किसी क्वेश्चन में किसी बच्चों को 3.6 का कोई समस्या आई है? Anyone, any doubt in exercise 3.6? You may ask your doubt right now. कर लिया होमवर्क कॉपी में, कंप्लीट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है, किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो पूछ लीजिए। 3.6 नो डाउट। पहले तो ये बताइए मेरी आवाज आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए मिस नीतू। यस सर। आ रही है, ठीक है। तो कुछ पूछना नहीं है 3.6 में? नथिंग? सारा कर लिए क्या? 3.6 में पूरा कर लिया है? हो गया है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। 3.5 में 3.5 में मैंने आप लोगों को, वो तो पिछले क्लास में 1 2 3 4 तो आप कर ही चुके थे, है ना। 1 2 3 4 तो आप कर ही चुके थे, सॉरी 1 2 3। 3.6 में 1 2 3 पिछले होमवर्क में हो गया था। 4 जो है, 4 में मैंने आपको बोला था कि 4 कीजिएगा। 4 का भी देखिए हमने फोर्थ पार्ट तो कल ही बता दिया था, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए हम बता दिए थे। अब बताइए, और मैंने आपको बोला था कि आप प्रयास करेंगे। कोई क्वेश्चन में कोई कष्ट नहीं है? आप लोग ये तो है ये क्वेश्चन होमवर्क कॉपी पे? पिछले क्लास में बोला था ना 3.6 पूरा करना है, 3.5 का ये 4 क्वेश्चन को करना है। इस 4 के फोर्थ पार्ट के अलावा कोई आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, मतलब कि आप इक्वेशन में फॉर्मुलेट ना कर पाए, हो गया है। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? थ्री 3.4 भी मैंने आपको बोला था ऐसे ही, उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन थे। पांच में मैंने बोला था थर्ड मत कीजिएगा, थर्ड हम बताएंगे। बाकी आप लोगों को मैंने करने को कहा था। चलिए आइए हम थर्ड आपको अभी बताते हैं, जो हम छोड़ने को बोले थे उस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको अगर नहीं कुछ आया है, किसी भी बच्चे को अगर इनमें से कोई और क्वेश्चन नहीं आया तो पूछ ले एक बार। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया है। चलिए तो हम थर्ड बता देते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं पूछना है 1 2 4 5 में से एनी क्वेश्चन जिसमें आप अटके हो? हाँ कोई कुछ बोल रहा, बताइए। फर्स्ट किसमें? 4 में? 5 में? सर 5 में? ऑल राइट, तो चलिए थर्ड पे बता देते हैं और 5 पे बता देते हैं। कौन था? आई थिंक उसमें रोहित थे, आई डोंट नो।
तो किसी एक बच्चे ने बोला कि सर 5 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया, ऑल राइट, तो हम 5 बता देंगे और 3 बता देंगे। आइए 3.4 का पहले 3 बताते हैं फिर 5। 3 तो हम ऐसे ही आपको छोड़ने को बोले थे कि आप मत कीजिएगा, हम बताएंगे। 5 में एक बच्चे को कठिनाई आई है। 3.5 जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि 3.5 हो गया है पूरा, बड़ी खुशी की बात है। 3.6 भी पूरा कर लिए हैं, खुशी की बात है। 3.4 का 3 और 4 बताने जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 और 4 हो गया है ना। 1 2 4 में 1 2 और 4 में से नहीं, चलिए तो अब हम आपको 3 और 4 बता देते हैं। 3.4 का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए सारी बात एक बात ध्यान से रखिएगा, 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम जो है 9 दिया हुआ है। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 9 मिलेगा। मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? दोनों डिजिट को अगर जोड़ दिया जाए तो 9 होगा। ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं? देखिए अगर 18 हुआ वो नंबर तब भी 9 मिलेगा इन दोनों को। 8 और दोनों के डिजिट को जोड़ेंगे 1 और 8 तो 9 आ रहा है ना, तो 18 हो सकता है ना। 27 हो सकता है, तब भी जो है 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। फिर हो सकता है वो नंबर 36 हो, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। हो सकता है कि वो नंबर 45 हो, तब भी 9 आएगा। हो सकता है कि वो नंबर 54 हो सकता है कि वो नंबर 63 हो सकता है 72 हो सकता है 81। इसके अलावा आप 2 डिजिट का नंबर नहीं पहुंच पाएंगे जिसका सम ऑफ डिजिट 9 आता हो। क्या हो सकता है? वो 18 होगा, 1 और 8। अच्छा 09 नहीं, 09 एक डिजिट का नंबर है, एक और 2 डिजिट का नंबर है जो कि है 90। 90 में अगर दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 और 0 9, ठीक है ना। तो इतने ही डिजिट्स हैं जिनके डिजिट्स, इतने ही मतलब नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को अगर हम ऐड कर दें तो 9 आएगा। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे 3.4 का तीसरा पार्ट लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट को जोड़ दें तो 9 आएगा। और इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा, इतनी तो पक्की गारंटी है। ये हम अपनी सद्बुद्धि से बता रहे हैं, इन्हीं नंबरों में से एक नंबर, इसकी गारंटी है कि इन्हीं नंबरों में से एक नंबर ऐसा नंबर होगा जिसके डिजिट का सम 9 है। आगे लिखा हुआ है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। कह रहा है कि अगर हम इसके डिजिट को रिवर्स कर दें तो इस नंबर का जस्ट 9 गुना आएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। मतलब डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो इसका यूनिट प्लेस पे वो 10 प्लेस पे चला जाए और 10 प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे आ जाए। इसका रिवर्स कर देने का मतलब 18 बन जाएगा 81। आ रही बात समझ में? तो ये कह रहा है कि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो वो डिजिट रिवर्स करने के बाद ये पहले वाले का जस्ट 9 गुना आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। पढ़िए देखिए, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर बाई, सॉरी 9 गुना नहीं, मतलब कि इसका अगर हम 9 गुना करें इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट। तो जो नंबर ऑब्टेन किया गया उसका 2 गुना के बराबर है। मतलब इस नंबर में अगर हम 9 का इंटू करें और इसमें 2 का इंटू करें तो बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। तो अगर हम डिजिट को रिवर्स करें और जो पहले वाला नंबर उसका 2 गुना रिवर्स करने वाले के बाद आने वाले के 9 गुना के बराबर। तो अगर हम 18 2 जा करेंगे तो 36 और 81 9 जा करेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, दोनों बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। 27 को ये करेंगे तो कितना हो गया? 72। अब 27 को 9 से इंटू कीजिए जरा, कितना आ रहा है?
हाँ 7 9 36, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 9 7 63, 3 6 कैरी, और 9 दूनी 18, और 18 और 6 24, 243 आया। रिवर्स करने के बाद क्या है 72। अब 72 को जरा दोगुना कीजिए, कह रहा है इसका इसका 9 गुना इसके दोगुना के बराबर, तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तब भी बराबर नहीं आया, मतलब कट काम नहीं बना। आइए अगला देखते हैं, 36 इंटू 9 करिए, और इसका उल्टा क्या होगा भाई 63, और 63 इंटू 2 कीजिए, देखिए बराबर आ रहा है क्या। 36 इंटू 9 करेंगे तो 54, 5 कैरी, और 9 3 जा 27, 27 और 5 32, और ये करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है, तो इसको भी कट कर दिए भाई। आगे बढ़े, 45 पे जरा चेक कीजिए, अगर 45 का 9 गुना ले तो 45 इंटू 9, ये बराबर होना, क्या बराबर आ रहा है 54 इंटू 2 के। आइए चेक करते हैं, 45 4 कैरी, 4 में 36, 36 और 4 40, और यहाँ पर 8 और 10 नहीं आ रहा है, कट काम नहीं किया। आइए अगला देखते हैं, 54 और ये हो गया 45, ठीक है। तो ये तो पक्का नहीं होगा, इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। अब बड़े का भी 9 गुना कर रहे हैं, तो छोटे वाले के दुगना के बराबर कैसे होगा। अगर छोटे वाले का दुगना होता, मतलब बड़े वाले का 9 गुना, मतलब 54 इंटू 9, ये कह रहा 45 इंटू 2 के बराबर है, कभी जिंदगी में नहीं, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। अब बड़े को और बड़े से गुना कर रहे हैं, छोटे को और छोटे से गुना कर रहे हैं, तो ये और छोटा होता चला जाएगा और ये और बड़ा होता चला जाएगा, बराबर तो कभी होगा ही नहीं। तो ये भी कट, और उसी उसी तर्क के आधार पर ये 63 है, 63 का हम 9 गुना करेंगे तो और बड़ा नंबर, और 36 का दुगना करेंगे तो और छोटा। तो ये भी कट, ये भी कट क्योंकि 27 आ रहा है, ये भी कट क्योंकि 18 आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है। आइए 9 पे देखते हैं, 9 का जब उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 09, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, तो एक भी नहीं है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit. पहले वाला देखिए, हमने कट क्यों कर दिया था, तो ये समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए 18 का 9 गुना कितना हो गया 162, और 81 का दुगुना कितना हुआ 162, मतलब कि यही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको हम अगर इसके नंबर का 9 गुना करें और ऑर्डर चेंज करने के बाद उसका 2 गुना करें तो बराबर आ रहा है। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। बता नहीं रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए, ये तो हुआ हमारी सद्बुद्धि से इसको कर दिए। जगमोहन करें नो सर, जगमोहन देखिए लिखा हुआ है ना कि 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम दोनों डिजिट के नंबर को डिजिट को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, जैसे 18 है तो 81 कर दें, 27 है तो 72 कर दें, तो कह रहा है कि जो ये वाला नंबर है
इस वाले जो नंबर है, जो भी नंबर है, उसका 9 गुना रिवर्स करने वाले के आने के बाद के 2 गुना के बराबर है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसके 2 गुना के बराबर है। तो हम देखिए 18 को जब 9 से किए तब भी 162 आ रहा है, 81 को 2 से करेंगे तो 162 आ रहा है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। मतलब क्या हुआ कि इस नंबर का 9 गुना इस नंबर के 2 गुना के बराबर है, यही बोल रहा था। आई बात समझ में मिस्टर जगमोहन? यस सर, ठीक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही तो खेल है, यही तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी एकदम लकीर का फकीर मत बन जाया करिए कि सर बोले थे इक्वेशन से करना है, ये ऐसा ही कर दिए ओरली खाली अपनी बुद्धि से। इतना तो हमें गिनती की समझ है ना कि भाई ऐसे डिजिट हमको खोज रहे थे, दोनों का सम का डिजिट, दोनों के डिजिट का सम 9 है तो वो 18 होगा या 27 होगा या 36 होगा, यही सब तो नंबर होंगे और यही से हम करके निकल गए। वो सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कब? जब आप कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो अपने दिमाग से ही कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में, यहाँ के एग्जाम में आपको वैसे करना पड़ेगा जैसे आपको सिखाया गया। अच्छा, इसमें भी 2 बातें, कुछ बच्चे जानते हैं 2 वेरिएबल का इक्वेशन भी नहीं बनाएंगे, इसमें एक ही वेरिएबल का बना के कर देंगे। चलिए हम पहले वही बता देते हैं आपको, फिर हम जैसे असली में जैसे करना है वैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कहेंगे कि मान लीजिए एक यूनिट को आप x मान लिए, दूसरे वाले को ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों का सम 9 है तो दूसरा वाला 9 - x होगा। सिंपल सी बात है। हम कहें कि दोनों डिजिट का सम जो है 9 होना चाहिए, तो एक अगर 8 हो गया तो दूसरा वाला 9 - 8 होगा, तभी तो इन दोनों का सम 9 है। सारी बात समझ में? तो अगर ये x है तो ये वाला पक्का 9 - x होगा, या अगर इसको x मान ले तो इसको 9 - x मान लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये नंबर कितना हो गया भाई, इस नंबर को कैसे लिखेंगे? 10 टाइम्स ऑफ 9 - x प्लस x। अब ये क्या चीज है भला, कुछ लोग को यही नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम 42 को कैसे लिखते हैं, 4 × 10 + 2 लिखते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसीलिए आपको छोटे क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखवाया जाता है। 4 × 10 + 2 × 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बताइए। अगर 423 है तो इसको क्या लिखते हैं? 4 × 100 + 2 × 10 + 3। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर 10th प्लेस पे है, 10 से इंटू किए 10 × 9 - x प्लस ये वाला नंबर यूनिट प्लेस पे है। तो ये जो बेसिकली नंबर है वो ये नंबर है। अब इस नंबर को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब यूनिट पे जो है वो चला गया 10 पे, तो 10 पे हो गया x और यूनिट पे आ गया 9 - x। भाई इंटरचेंज कर दिए, सिंपल सी बात थी। अगर 81 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? 10 वाला चला जाएगा यूनिट पे और 10 प्लेस वाला चला जाएगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस वाला 10 प्लेस पे चला गया 1 और 10 प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है x, तो 10 प्लेस पे चला गया x, और जो 10 प्लेस पे है 9 - x वो यूनिट प्लेस पे चला गया 9 - x। ठीक है ना? अब देखिए अब ये नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये नंबर अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया 10x, 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 - x। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये वाला नंबर का 9 गुना, मतलब इस वाले नंबर का अगर हम 9 गुना कर दें, 9 से गुना कर दें, तो वो इस वाले इंटरचेंज करने के बाद आने वाले नंबर के 2 गुना के बराबर है। मतलब इसको 2 से इंटू कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर है। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ये मैंने कैसे किया? अब देखिए यहाँ पे हम एक ही इक्वेशन बनाए, मात्र 2 इक्वेशन बनाई भी नहीं है। अब पढ़ाई क्या कर रहे हैं? पेयर ऑफ, सॉरी आज तो नया चैप्टर का नाम लिखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होता है। यहाँ तो 2 वेरिएबल की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक ही वेरिएबल से काम हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फटाक से। मेरी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं? ये आपका पुराना क्या है, क्लास 8 और में इस तरह के क्वेश्चन आते भी थे, याद होगा आपको। क्लास 8 में इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर किए होंगे। बता नहीं रहे आप लोग, जल्दी बताइए, फौरन बताइए ना, ये बात समझ में आ रही है मेरी? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? हमको ये बड़ा अच्छी बात नहीं लगती मुझे ये। आप में से कोई बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है।
और क्लास छोटे क्लास वाले बोलते हैं, बताइए 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास के बच्चे बताते हैं यस सर नो सर, आप एकदम चुप्पी साथ के बैठे रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ हो गया यहाँ हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम नहीं कर रहे, आप कर लीजिएगा, कर सकते हैं, आसान है वैसे, बस बिल्कुल ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जगमोहन कह रहे हैं यस सर, ठीक है। अच्छा आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या, अनम्यूट करके बोलिए, कुछ चैट करना पड़ रहा है क्यों? मिस्टर जगमोहन कुछ बोलिए। यस सर आ गया। ले इतनी मेहनत करते हैं बताइए, चैट खोलते हैं उसमें टाइप करते हैं, अरे इतने में अनम्यूट करके इतने में बोल देंगे, अरे इतनी देर में तो अनम्यूट करके बोल देंगे जैसा भी बोले यस सर, बस इतना ही तो बोलना है। चलिए अब देखिए, तो ये बात तो हो गई कि हमको 2 इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, अब पुराने ज्ञान अपने पुराने वाले ज्ञान से ही कर दिए। और कुछ लोग तो जो और तेज है वो इतना भी नहीं करने की सहमत है, वो ऐसे जल्दी से ओरल ही कर दिए दिमाग में, ये सब दिमाग का खेल है। ठीक है, लेकिन अब हम आपको आते हैं कि आइए उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आपसे इस चैप्टर उम्मीद कर रहा है, ये चैप्टर जो पढ़े हैं ये किस तरीके से आपको उम्मीद कर रहा है, आइए वो बताते हैं। इस चैप्टर में हमारे 2 वेरिएबल है, हम 2 वेरिएबल मान लेते हैं, 2 डिजिट है, एक को हम x मान लिया और एक को y मान लिया। ठीक है, ये आपका हो गया 10y प्लस x, ये नंबर हो गया, 10 प्लस का y है तो 10y, यूनिट प्लस पे x है तो 10y प्लस x। अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, अगर इंटरचेंज मतलब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग डिजिट, तो जो 10 प्लेस पे है वो इधर चला गया और 10 वाला हम यूनिट पे चलाया। अब ये नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई। ठीक, उसके बाद ये वाले नंबर का जो है 9 गुना इस वाले इंटरचेंज करने वाले नंबर के 2 गुना के बराबर। पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन x y में है, x और y 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन आपको पता है कि अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, पेयर पर बनाना पड़ता है। अभी अभी यही तो पढ़ते हैं, एक से नहीं निकलेगा, कभी एक से क्यों निकलेगा तो, लेकिन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मैंने बताया था ना कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है मान लीजिए, तो इसके सॉल्यूशन एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 0 3 भी हो सकता है, 3 0 भी हो सकता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कई पॉसिबिलिटीज है x और y का, हम एक निश्चित एक नहीं बता पाएंगे, एक बताने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन की। और दूसरी इक्वेशन जानते हैं कैसे करेंगे, लिखा हुआ है, दोनों डिजिट का सम 9 है, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए x और y को, इन दोनों डिजिट को जब जोड़ा जाएगा, दोनों डिजिट का सम 9 है, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, और 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं। अब चाहे आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लें, सब्स्टिट्यूशन से कर लें, एलिमिनेशन से कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें, या अगर इच्छा करें तो ग्राफिकली कर लें। 4 तरीके हमने आपको बताए हैं सॉल्व करने के। एक तो ग्राफिकल भी कर सकते हैं आप, ग्राफ बनाकर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, चाहे जैसे करें। इन दोनों इक्वेशन की मदद से x और y का मान निकालें। ठीक है, ये आपका होमवर्क, x और y का मान निकालेंगे, आप चाहे कैसे भी करते, x और y का एलिमिनेशन से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, या चाहे ग्राफिकली, वट एवर यू वांट टू डू जस्ट डू, बस बट सॉल्व दिस। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 3.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है ना, जरूर कीजिएगा। हम इक्वेशन बना के छोड़ दिए हैं, इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, हमने सॉल्व करना सिखा दिया है आपको इक्वेशन को।
दो इक्वेशन दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हर तरीका हम बता दें। ठीक है, आइए अब हम इसी क्वेश्चन का 5 देख लेते हैं भाई। 3.4 का कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर 5 नहीं हुआ है। 3.4 के दूसरे का पांचवा, सॉरी पांचवा, एक बच्चा बोले था सर 5 नहीं हो पाया। तो जिसका जिसका 5 जो कर लिया है, जो होमवर्क कॉपी पे 5 कर लिया, तो वो अच्छा बात है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, धैर्य रखे, देख ले। क्योंकि एक विद्यार्थी ने बोला था कि सर 5 नहीं कर पाए, तो हम उसको बता ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग सारे कर लिए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ जी, कौन था जो पूछा था, कौन पूछा था, करण था? ये क्वेश्चन कौन पूछा था दूसरे का पांचवा? करण था ना? एक बार आप फिर से बताइए कौन था? यस सर। अरे यस सर नहीं, नाम बताइए। जगमोहन। जगमोहन, हाँ, बड़ी देखिए ये ईमानदारी है, जगमोहन की बड़ी खुशी की बात है, एकदम ईमानदारी से उसने बताया है कि सर हम 3.4 के दूसरे के पांचवें का अटक गए। चलिए, होता है, एक आध क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। एक क्या हम तो उम्मीद किए थे कि आप 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, पर आप एक भी क्वेश्चन सारा पार कर लिए, बड़ी खुशी की बात है। हमको इतनी उम्मीद नहीं थी, हम सोचे थे कि आज जो है सब एक एक करके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, सर ये वाला नहीं आया, सर ये वाला नहीं आया। चलिए, लेकिन चलिए ठीक है, एक पूछे हम बताते हैं। 3.4 का दूसरे का पांचवा देखिए, लिखा हुआ है जगमोहन। जगमोहन देखिए, और बच्चे कर लिए हैं। जगमोहन देखिए, a lending library has a fixed charge for the 3 days and an additional charge for each day thereafter। लिखा हुआ है कि एक लाइब्रेरी है जगमोहन। जगमोहन देखिए, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में ना, लाइब्रेरी में एक उसूल चलता है कि आप को एक फिक्स डिपॉजिट बुक लेने के लिए देनी पड़ती है, फिक्स प्राइस एक देना पड़ता है। अगर लेकिन 3 दिन में अगर आप वो बुक वापस कर दिए तो वो फिक्स चार्ज लगेगा, बस उसके अलावा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज्यादा रख लिए किताब को, तो पर डे के हिसाब से आपको चार्ज लगता है। ये लाइब्रेरी का रूल है। जैसे लाइब्रेरी में कहीं कहीं 5 दिन का होता है, तो 5 दिन के लिए अगर आप किताब रखे हैं, तो वो किताब लेने का जो फिक्स प्राइस है वो तो देना पड़ता है कि भाई हाँ 30 रुपए तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप एक दिन रखें, चाहे तुरंत किताब लेके वापस भी कर देंगे ना, तब भी उतना रुपया तो देना पड़ेगा। लेकिन 5 दिन तक अगर आप वापस करेंगे तो वही फिक्स प्राइस में आपका काम हो जाएगा। लेकिन 5 दिन से ज्यादा अगर आप रख लिए तो हर डे का ना चार्ज लगता जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स प्राइस इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं पता फिक्स प्राइस और एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन वो 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगता है, ये लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद लगता है। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई, 3 दिन के बाद लगता है। अब देखिए, लिखा हुआ है सरिता नाम की कोई विद्यार्थी होगी। ठीक है, वो सरिता ना 27 रुपया दी है, 27 रुपये उसे देने पड़ेंगे एक किताब के लिए। समझ में आ रहा है जगमोहन? जगमोहन उसे ना 27 रुपये देने पड़े हैं, और उसने 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए किताब रखी थी। ठीक है जगमोहन, तो जगमोहन देखो, फिक्स प्राइस को अगर हम मान लीजिए कि मान लेते हैं 1 रुपया है, और एडिशनल प्राइस को हम मान लेते हैं 22 रुपीज है। ठीक है ना, ये इंक थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा रुकिए, हम बस इंक भर ले।
हाँ जगमोहन, तो ये एडिशनल चार्ज देखिए उसने 7 दिन रखा था सरिता ने, तो देखिए 3 दिन का तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा 3 दिन के लिए, जो कि 1 है, 100 रुपया तो उसे 3 दिन के लिए देना पड़ा होगा। फिर उसके बाद चौथे दिन से उसका चार्ज लगना शुरू हो गया होगा, है ना, पर डे के हिसाब से। तो उसने 7 दिन रखा है, तो चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन और 7वां दिन, टोटल 4 डेज उसको चार्ज देना पड़ा होगा। और हर दिन जो है उसको 22 रुपया देना पड़ता है, तो 4 दिन में कितना देना पड़ेगा, 4/22 देना पड़ेगा। एक दिन का चार्ज 22 रुपया लगता है, 2 दिन का 2/22, 3 दिन का 3/22 और 4 दिन का 4/22। ठीक है जगमोहन, बड़ी बात समझ आई। तो ये फिक्स चार्ज हो गया और इतना चार्ज एडिशनल लगा है उसका, क्योंकि उसने 3 दिन से ज्यादा रख लिया है, 7 दिन रख लिया है, तो 4 दिन का चार्ज, 4 दिन का उसे एडिशनल चार्ज देना पड़ा है। अगर फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को जोड़े तो लिखा हुआ तो उसे टोटल 27 रुपए देने पड़े थे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जगमोहन समझ में आया कि नहीं, जरा जल्दी से बताओ जगमोहन, ये बात समझ में आई? मिस्टर जगमोहन, जगमोहन बताइए, अनम्यूट करके बताइए। सर आ गई। आ गई ना? अब जगमोहन जानते हैं उसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि एक सुशी नाम की लड़की है, सुशी, उसने भी किताब लिया और वो जो है 5 दिन के लिए लिया और उसे 21 रुपए देने पड़े। ठीक है, एक ही किताब उसी लाइब्रेरी से ली, मतलब दूसरे लाइब्रेरी से नहीं, उसी पुस्तकालय से। अगर पुस्तकालय सेम है, लाइब्रेरी सेम है, तो भाई फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज भी सेम होगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक के लिए दूसरा फिक्स चार्ज है, किसी दूसरे के लिए दूसरा फिक्स चार्ज है, तो नहीं होगा, सबके लिए बराबर ही होगा वो चार्ज। तो सुशी ने क्या किया, सुशी के लिए भी फिक्स चार्ज एक ही होगा, लेकिन उसने 5 दिन के लिए किताब रखा है, तो चौथे दिन और 5वें दिन का उसको चार्ज देना पड़ा होगा एडिशनल। कितने दिन का? 2 दिन का, चौथे दिन का और 5वें दिन का, 2 दिन का। एक दिन का एडिशनल चार्ज 22 रुपए है, तो 2 दिन का 2/22। और ये फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को अगर हम जोड़ दें तो टोटल पैसा बनता है, जो कि है 21 रुपया। समझ में आया? बस 2 इक्वेशन बन गए x और y में, सॉल्व कर लेना है। एलिमिनेशन कर दीजिए, बड़ा आसान है। इन दोनों, इसको माइनस कर दीजिए, दूसरे इक्वेशन को -1 से 2 कर दीजिए, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x कैंसिल आउट, 4y में से 2y गया 2y, और 27 में से 21 गया बता 6, तो y आ गया 3। सही बात समझ में? y आ गया 3। और अब इसमें हम किसी भी पुट कर लेते हैं, y 3, मान लीजिए पहले में कर रहे हैं, तो x + 4 × 3, 4 × 3 = 27, so x = 27 - 12, that is equal to 5 और 15, तो x कितना हो गया, 15 रुपीज। तो मतलब जो फिक्स प्राइस था, आंसर क्या हुआ आपका, जो फिक्स प्राइस था लाइब्रेरी का वो 15 रुपए था, और जो एडिशनल चार्ज था वो कितना था भाई, 3 रुपया। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। मतलब देखिए उसने 7 दिन के लिए लिया, तो पहली बार तो जो फिक्स प्राइस है 15 रुपए, वो 15 रुपए दे दी होगी। ठीक है, 7 में से आप देखिए 3 दिन तो उसको निकल गया, 14 दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 4 दिन, तो 3 रुपए के हिसाब से 4 दिन का हो गया 12 रुपए, तो 15 और 12 कितने हो गए भाई, 27 रुपए। ठीक है, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। उस तरीके से यहाँ भी करते हैं, 5 दिन, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज से निकल गया, 2 दिन बचे, चौथा और 5वां, तो 3 रुपए के हिसाब से 2 दिन का कितना हो गया, 6 रुपए, 15 रुपए पहले से है, तो 15 से कितना हो गया, 21 रुपया। देखा कैसे किया मैंने चेक, ओरली किया है, लेकिन आप समझ पाए कि नहीं? जगमोहन, मिस्टर जगमोहन बताइए। यस सर। जगमोहन, ये क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ा था कि क्या किया था, कैसे किया था?
अच्छा जो क्वेश्चन नहीं आया था उसके लिए आप जगह छोड़ते हैं कि मतलब इस क्वेश्चन को इसी पे अगला क्वेश्चन करने लगे थे, ये जगह छोड़े सर थे? जगह छोड़ दी। जगह छोड़े थे ना, तो इतने देखो, इतने में अगर जितना भी जगह छोड़े हो गए इतने में अगर हो जाएगा ना इतने में। अच्छा मैंने एक बात और बोली यस थी सर। जगमोहन, कि जैसे ये एक्सरसाइज जो है एलिमिनेशन का नहीं है, एलिमिनेशन वाला एक्सरसाइज है ना। तो मैंने आप लोग को बोला था कि आप जरूरी नहीं है कि किसी एलिमिनेशन वाला एक्सरसाइज तो एलिमिनेशन से ही करें। मैंने बोला था वर्ड प्रॉब्लम को आप फॉर्मुलेट करके किसी भी तरीके से कर दीजिए, बोला था ना। तो आपने ज्यादातर किससे किया है इस क्वेश्चन को, खैर आप किए ही नहीं, आप अटक गए। कहाँ अटके थे? ये फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे थे ये चीज, हमको लगता है फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, फिक्स प्राइस और एडिशनल प्राइस वाला मामला समझ नहीं पा रहे होंगे आप, है ना। यस सर। यही यहाँ तक भी नहीं पहुंचे होंगे आप, है ना। आप ये क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे होंगे, सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। चलिए अब हो गया क्लियर। यस अच्छा सर। बड़ी खुशी की बात यह है कि शायद हो सकता है कि आपको जो मैं कॉपी वाला बोला था ना, तो शायद हो सकता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसी सैटरडे को आपको बुलाए, इसी शनिचर को, में चांस है। तो देखिए आप लोग सारे लोग ना कॉपी लेके आइएगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद आए। उससे जानते हैं क्या फायदा होगा, आप और हमारे मुलाकात हो जाएगा, और आप जो है अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे, ये बड़ा फायदा होगा आपके साथ और हमारे साथ भी। और अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप आएंगे तो आप एक टेस्ट भी ले लें, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, बोर्ड में बड़ी आसानी होती है, जितनी प्रैक्टिस होगी। तो जो बच्चे आएंगे सैटरडे को हो सकता है आपको बुलाया जाए, तो अपनी कॉपी होमवर्क कॉपी लेके आइएगा, ठीक है, हमको दे दीजिएगा, हम चेक करते रहेंगे, तब तक आप अपनी दूसरी वाली कॉपी में होमवर्क करिएगा, ठीक है, जब तक हम चेक करेंगे। और आइएगा तो हम कुछ, आप हमसे कुछ पूछ भी लेंगे जो आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि अभी भी नहीं समझ में आया, वो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब बातें हो जाएंगी। आइए हम आपको प्लस 3 का ये तो हो गया, और तो पार हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसी के साथ पूरे चैप्टर को, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझते हुए पहले ग्राफिकल मेथड को समझाए। ग्राफिकल मेथड में भी ये समझाए कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट होगा, हम उसको देखने का एक नया तरीका भी सीख लिए थे कि A1/A2 और B1/B2 C1/C2, है ना। अगर दोनों A1/A2 और B1/B2 के इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो पैरेलल लाइन आता है, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा। ये सब बात बताए थे एक्सरसाइज में, दिए भी थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट करने को ऊपर। फिर उसके बाद हम सीधे आपको फिर और मेथड बताएं, अलजेब्रिक मेथड बताएं, सब्स्टिट्यूशन बताया कैसे करते हैं, एलिमिनेशन से बताया कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताया कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कुछ कुछ कभी कभी ऐसे भी दिया होता है 3/x-y, तो इसको जो है रिड्यूस कर लेते हैं उस इक्वेशन में, 1/x-y को कैपिटल एक्स मान के, है ना। तो इस तरीके से भी हमने किया था। उससे रिलेटेड बोर्ड का क्वेश्चन भी किया था, बोर्ड का कंसेप्ट, वर्क वाला भी, जो वर्क था कि इतने मैन इतने वुमेन कितना काम करते हैं, उस सिचुएशन को भी हमने समझा था। हालांकि उसमें हम थोड़ा सा अटक गए थे, हमें याद है कि थोड़ा सा हम अटक गए थे, लेकिन पार हो गया था फिर भी, पूरा उस तरह का कंसेप्ट भी हमने निकाल दिया था, फिर दोबारा से अच्छे से समझा दिया था। और उसके बाद मैंने आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम बोले थे, आपने किए, बड़ी खुशी की बात है। हम उम्मीद किए थे कि आप पूछेंगे ज्यादा, लेकिन आपने कर लिया, आपको अच्छा लगा ये बात सुन के। और इसी के साथ इस चैप्टर समाप्त हो गया, समापन की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी ही सफलतापूर्वक इस पूरे चैप्टर को हमने बड़ी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, एक एक बात को समझते हुए, करते हुए। और मैं कोशिश करूंगा कि शायद आपका इसी चैप्टर का मैं टेस्ट लूं। अगर मैं अभी से बता दूं जाके आप तैयारी करते रहें, मैं कोशिश करूंगा कि 1 2 3 तीनों का ले लें। आप बताइए, या तो सिर्फ 1 का लें, देखिए आपके पास वो है, सिर्फ 2 3 का लें या 1 2 3 का ले लें, तो ये सिर्फ 2 चैप्टर का लें कि तीनों का ले लें, बताइए। जब आप सैटरडे को आएंगे, मोस्ट प्रोबेबल अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, स्कूल प्रशासन अगर बुलाती है आपको, तो आप मुझे बताइए आपका मैं क्वेश्चन पेपर जो बनाऊं, टेस्ट पेपर, वो पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बना लूं कि पहला चैप्टर भी ले लूं, रियल नंबर भी। रियल नंबर ले लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, आपके नंबर बन जाएंगे, उसमें आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं।
रियल नंबर तीनों ही कर देते हैं, है ना। चैप्टर 1, 2, 3 सैटरडे को आज कितना होगा भाई? सैटरडे को कौन सा डेट कर रहेगा? आज मंडे है ना, वेडनेसडे है। तो सैटरडे को क्या पड़ेगा? जो भी पड़ेगा नेक्स्ट सैटरडे जो टेस्ट होगा उसमें आपके चैप्टर 1, 2, 3 तीन का ले लेते हैं, ठीक है। बस वही जो पढ़ा है उसी को थोड़ा सा देखिए कि ये तो आप है ही है, उसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि भूले ना, ठीक है। और इन चैप्टरों का अभ्यास थोड़ा और कर लीजिएगा और चले आइएगा। हम यहाँ पेपर बना के तैयार रखे रहेंगे, आपको पेपर दिया जाएगा, आपको कॉपी भी दी जाएगी। सॉल्व करने के लिए कॉपी लाने की भी जरूरत नहीं है, हम कॉपी यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हम करवाएंगे। और उसके बाद आप उसको हल कीजिएगा और हमें जमा कर दीजिएगा, फिर हम कुछ दिन में उसको चेक करके आपको दे देंगे। हाँ जगमोहन, रिवीजन करने के लिए सर नहीं है सर हमारा। क्या जगमोहन? सर होमवर्क बहुत हो जाता है सर। होमवर्क बहुत हो जाता है? होमवर्क तो करना चाहिए ना। पढ़ना, आपको पढ़ना ही आपके लाइफ में क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है आपको। खूब पढ़िए, इस टाइम पे खूब पढ़ना चाहिए आपको। सर उसकी नहीं कह रहे सर, वो सभी सब्जेक्ट में सर होमवर्क हो जाता है, फिर सर रिवीजन नहीं हो पाता है। अच्छा, तो चैप्टर कम कर दें? आप बताइए किस चैप्टर कर लें? एक चैप्टर कर लें कि 2 चैप्टर कर लें कि 3 चैप्टर कर लें? एक ही चैप्टर कर लेंगे, फिर सिर्फ एक ही चैप्टर कर लें? बताइए जगमोहन। ठीक है जगमोहन, ईमानदारी से बात करते हैं, हमको अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं कि मुश्किल होती है, तो ठीक है बताइए, एक चैप्टर कर लेने थे। सर 1 और 2 चैप्टर का ले लेना। 1 और, चलिए चैप्टर 1 और 2 नहीं, 3 तो नहीं, 3 तो आपके एग्जाम का सबसे बड़ा चैप्टर वही है, ऐसा मत कीजिए, ये तो फिर गलत हो जाएगा। 1 और 2 में तो आपके बोर्ड में मुश्किल से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस। 3 से आएगा क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 नंबर का 3 चैप्टर से आएगा, तो 3 चैप्टर स्किप मत कीजिए। हाँ, इसके साथ आप 1, 2 में कोई स्किप करना चाहें तो बताइए, 3 तो मत कीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको फायदा नहीं हो पाएगा 3 अगर छूट गया तो, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हम प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं, अभी अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो जैसे क्या कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले पहले तलवारबाजी सीखो। जब जब आदमी जो ज्यादा पसीना बहाए रहता है, बार में उसका खून सबसे कम बहता है। युद्ध में उसी आदमी का खून सबसे कम बहता है जो प्रैक्टिस में ज्यादा पसीना बहाया रहता है, क्योंकि वो तलवारबाजी में माहिर हो जाता है। तो यहाँ पे माहिर हो जाइए, यहाँ पे जितना कटना है पटना है, जितना प्रयास करना है कीजिए, ताकि जब कल को बोर्ड में एग्जाम है तो उसमें उसमें ज्यादा आपको ध्यान न करना पड़े, क्योंकि सारा प्रैक्टिस पहले से हुआ रहे। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्योंकि आपके बोर्ड में जो है ज्यादा नंबर का आता है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, करवाएंगे ना हम। तो 3 बहुत ज्यादा नंबर का आता है, 3 मत छोड़िए। अगर आप कहें तो सिर्फ 3 ले लें और छोड़ दें मत। बताइए जगमोहन। चलिए चैप्टर 3 कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 3, ऑल राइट। हाँ, 3.4 का मैंने दूसरा क्वेश्चन बता दिया। आइए आप नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिएगा। अगर अगर अभी तक आपने लापरवाही की है, नहीं पढ़ा है, तो चलिए मिट्टी डालो कम से कम, अभी तो अच्छे से करो। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, इस चैप्टर को ईमानदारी से अच्छे से कीजिए, ठीक है। हमारे साथ अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, मतलब हमने होमवर्क कराया आपने नहीं किया, तो हम जो है अगले दिन आगे बढ़ जाएंगे, हालांकि फिर भी हम पूछते हैं कि किए कि नहीं किए, ठीक है ना। चलिए आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको बताते हैं क्या होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल आपको समझाते हैं। एक एक बात बहुत बारीकी से समझाएंगे, ध्यान से देखिए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, चैप्टर 2 में पढ़ा चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम चैप्टर 2 में पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल उसी एक चैप्टर से जोड़ देंगे सर, तो देखिए कैसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का पॉलिनोमियल है जिसमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आए, मतलब इस तरह कोई पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग, है कि नहीं। ए बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई ऐसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 2 है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम ऐसे लिखना पसंद करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3, ताकि हमें पता चले कि इसका b क्या है, इसका c क्या है और इसका a क्या है। क्योंकि हम लोग याद कीजिए पॉलिनोमियल में b c a जानने में हमें बड़ा विशेष जो है इंटरेस्ट रहता है। क्यों इंटरेस्ट रहता है? क्योंकि हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, उस जीरोज का जो सम है वो ये a b c के किसी रिलेशन में है। क्या है सम ऑफ जीरोज? क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब बातें पढ़ाए। इसीलिए हमको जीरोज का जो है इसके जो कोएफिशिएंट है इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है हमको, कि इसीलिए हम इसको x इंटू जीरो लिख रहे हैं, ताकि कल को जब हमको निकालना हो इसका जीरोज तो हम तुरंत क्या कर दें, माइनस 0 अपॉन 2, तो आंसर कितना आया, जीरोज। मतलब इन दोनों जीरो का जोड़ा जाए तो जीरो आएगा। इसके जीरोस 2 होंगे ना, अगर दोनों जीरोस को जोड़ा जाए तो 2 आएंगे, तो सॉरी इसके दोनों जीरोस को जोड़ा जाए तो 0 आएंगे। तो ये सब बातें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ ली थी पहली क्लास में, चैप्टर 2 में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और नहीं, वही है। अभी देखिए हम आपको समझाते हैं। बस इसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बस इसी के आगे इक्वल टू 0 लगा देना है, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके आगे 0 लगा दीजिए इक्वल टू करके, तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा ये px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये a 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तब तो ये देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस bx प्लस c, अब b की जगह कुछ भी हो, c की जगह कुछ भी हो, 0 ये तो खत्म ही हो गया, तो 0 इंटू 0 खत्म हो गया। ये क्या बन गया भाई, bx प्लस c, ये बन जाएगा ना bx प्लस c। और bx प्लस c हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। सारी बात समझ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये बात पक्की है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो इस बात की आप विशेष ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो है ये लिखना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है तब जब a 0 नहीं होना चाहिए, जहां पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स स्क्वायर के आगे 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई नंबर हो चलेगा, निगेटिव में भी हो तब भी चलेगा, -2 भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक है, पर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मेरी बात सभी बच्चों को अभी तक समझ में आया? तो हम आपको बताए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल कहते किसको है। जब बातें हमने आपको बता दी कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम अभी आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, इस सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया। क्या दिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, बस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक,
ठीक है ना। अब आइए हम थोड़ा सा और आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट का क्या मतलब है? एक टर्म आ रहा है रूट, इसको बोलते हैं ROOT रूट। ये क्या चीज है भला, इसको समझते हैं, टर्म पर समझ लीजिए। मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि हम कुछ इस तरह का ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या कहा मैंने? ये एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। ठीक। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताइए, जीरोस। ठीक है ना, जीरोस हम पढ़ा चुके हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? वो मतलब कि अगर a इसका 0 है तो यहाँ पे pa क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। pa क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब x का वो मान जिसको पुट करते ही पूरे पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू 0 आता है। सेकंड चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इसके जीरोस जो है मैक्सिमम 2 होंगे। ये बातें भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। या तो एक भी नहीं होंगे, या तो एक होंगे, या तो 2 होंगे। मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उसके जीरोस उतने ही होते हैं, उससे कम या तो उससे कम होंगे या उतने होंगे। मतलब इसकी डिग्री 2 है तो या तो 0 जीरोस होंगे, या तो 1 जीरोस होगा, या तो 1 भी जीरोस, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर 2 डिग्री है तो या तो 0 जीरोस होंगे, मतलब 1 भी नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। कभी जिंदगी में 3 नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये सब बातें हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, याद कीजिए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे कि x इक्वल टू, एक जगह 3 वैल्यू लिख दिए थे तो उसको उस ऑप्शन का ही काट दिए थे हम, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती, 2 ही होगी। आ रही बात समझ में? तो अब ध्यान दीजिएगा, जीरोस का मतलब क्या होता है कि x का वो मान जिसपे ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर आ जाए? किसके बराबर आ जाए भाई? 0 के बराबर आ जाए। और यहाँ पर इक्वल टू 0 ऊपर पहले ही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ x का वही वैल्यू निकल रहा है जो कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जीरोस होता है पॉलिनोमियल का, वो बराबर होता है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के। यहाँ भी x का वैल्यू हम वही तलाश रहे हैं जिसपे ये 0 आ जाए, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली वही मतलब ही है। तो ये बराबर हो गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के, हुआ कि नहीं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब कि x का वो मान जिसपे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, मतलब ये पूरा ओवरऑल 0 के बराबर हो जाए। और x के जिस मान पे ये ओवरऑल 0 के बराबर होता है वही इस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। ये सब बातें पढ़े तो क्या बात समझ में आया? जो पॉलिनोमियल का जीरोस है वो दरअसल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब कि x का वो मान जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर हो जाए। और इसी सॉल्यूशन का एक और नाम है, उसको कहते हैं रूट। रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। इसी पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन एक नाम है रूट। तो बच्चों बताओ, रूट का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं? सॉल्यूशन बोले या रूट बोले? ठीक है, एक एक बारीकी समझ में आया कि नहीं सारे बच्चे? सारे बच्चे बताइए। मिस्टर जगमोहन, क्लियर हुआ है? ईमानदारी से बताइए। जगमोहन सर आ गया ना समझ? चलिए, अब जिस तरीके से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके बताए थे ना, वैसे ही इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के कई तरीके बताए।
एक तरीका नहीं है, कई तरीके। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? विनेश जैसे देखिए, विनेश परेशान हो जाते हैं जब हम इस तरह का सिचुएशन करने लगते हैं। लेकिन यही सिचुएशन ही है एक्चुअली, इसीलिए हम पढ़ ही रहे हैं कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उसको हम अपनी पढ़ाई की मदद से सॉल्व करने लग जाए। मैथमेटिशियन से यही उम्मीद की जाती है। तो आइए हम ऐसा सिचुएशन आपको बताएं जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है ना? आइए हम आपको ऐसे सिचुएशन को बताते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कारपेट बिछवाना है अपने घर में। क्या बिछवाना है? कालीन बिछवानी है। लेकिन आपके रूम की जो डायमेंशन है उसमें एक बात आपको पता है। क्या पता है? कि जो लेंथ है, लेंथ इज 1 more than twice the 1 meter more than twice of its breadth। ध्यान दीजिएगा, क्या सिचुएशन बोला मैंने कि जो कालीन की लंबाई है वो चौड़ाई में दुगुना कर दिया जाए तो उससे एक ज्यादा है। मतलब अगर उसका ब्रेड जो है 2 मीटर का है तो लेंथ जो है उसका 2 मीटर का दुगुना से एक ज्यादा, मतलब 2 का दुगुना हो गया 4, उससे एक ज्यादा तो 5, तो लेंथ 5 होगा। वही अगर ब्रेड 3 है तो लेंथ कितना होगा? 3 का दुगुना हो गया 6 और उससे एक ज्यादा 7, तो लेंथ 7 होगा और ब्रेड 3 होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि ना? इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि लेंथ जो है वो ब्रेड के दुगुना से एक ज्यादा है। तो अब इस सिचुएशन को देखिए। अब आपने बोले कि भाई, लेकिन ये बोला है कि जो भी कालीन है उसका जो एरिया है वो आपको बता दिया जाए कि 300 मीटर स्क्वायर का एरिया है। भाई 300 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है ना? तो अब आप बताइए कि कितना लेंथ है और कितना ब्रेड्थ है। बना दिए ना एक सिचुएशन। अब ये सिचुएशन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अब ब्रेड मान लीजिए 1 है, ठीक है? तो लेंथ कितना होगा भाई? ये भी है रेक्टेंगुलर है, जो आपका रूम है वो रेक्टेंगुलर है, तो ये भी 1 होगा। अब लेंथ कितना होगा भाई? ब्रेड के दुगने से एक ज्यादा प्लस, ठीक? ये भी हो गया 2x+1। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितना हो गया? 2x+1 और ब्रेड कितना हो गया? इंटू x। और ये कितने के बराबर है भाई? 300 मीटर के बराबर है ना? आइए इसको सॉल्व करें। कितना हो गया? 2x² + x इज इक्वल टू 300। अब 300 को इधर ले आएंगे तो कितना हो गया? 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ax² + bx + c इक्वल टू 0 के बराबर है। और a 0 के बराबर नहीं है क्योंकि a जो है 2 है, 0 के बराबर तो नहीं है। तो ये क्या है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो हम बताएं। बिल्कुल इस तरह है कि नहीं? यहाँ पे a कितने के बराबर है भाई? 2 के बराबर है। b कितने के बराबर है भाई? 1 के बराबर है। और c कितने के बराबर है? -300 के बराबर। ये बिल्कुल कुछ और नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब ऐसी परिस्थितियां भी, एक परिस्थितियां बता देते हैं, और भी बहुत सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो क्यों, अगर ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसे पजल आ गए, ऐसे पहेलियां आ गए, इसको हल करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्ञान ले ले, और ज्ञान देने के लिए हम तैयार हैं। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ ज्ञान देते हैं। लेकिन मैं अभी ये बताना चाह रहा था कि ऐसे सिचुएशन आ सकती है। एक सिचुएशन हमने ये लिया, और भी आ सकते हैं, हम और भी सिचुएशन आपको बताते हैं।
और भी सिचुएशन हम आपको बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि दो लड़के हैं, एक जॉन है एक जीवांती। ये सब जो सिचुएशन आपके बुक पे भी लिखा हुआ है। आप अगर बुक रीड करने के शौकीन हैं तो इस बुक को रीड भी किया कीजिए। बुक को रीड करेंगे तो और अच्छा आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो एक लड़का है जॉन, एक लड़की है जीवांती, ठीक है। और इन दोनों जो है मार्बल इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए जो है पत्थर को इकट्ठा करते हैं। दोनों के पत्थरों को अगर मिला दिया जाए, जितना भी जॉन के पास है जितना भी जीवांती के पास है हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों के पत्थरों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 45 मार्बल्स बनेंगे। अभी सिचुएशन बता रहे हैं। अभी देखिए इस सिचुएशन को हल करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों अपने अपने मार्बल में से 5-5 घटा दें, 5-5 गायब कर दें, 5-5 दान कर दें, ठीक है। तो दान करने के बाद अगर इन दोनों के मार्बल का जो भी इनके पास है दान देने के बाद, और जो भी इनके पास है दान देने के बाद, 5-5 हटाने के बाद अगर उन दोनों को गुणा कर दे तो आपको मिलेगा 124। ये सिचुएशन समझ में आई? तो आइए देखिए सिचुएशन को कैसे करें। अगर मान लीजिए जॉन के पास x मार्बल है तो जीवांती के पास कितना होगा भाई? 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 है। और फिर कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 गायब कर दे तो अभी एक से इसके पास 5 और गायब कर दे, तो 5 दान दे दे। इसके पास 45 माइनस एक्स है तो उसमें से 5 दान कर दें तो -5। इसको जरा सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? -x प्लस 40। सॉल्व कर दिया है, -x प्लस 40 आएगा, ठीक। अब बोला इन दोनों को अगर गुणा कर दें तो आपको 124 मिलता है। मतलब x माइनस 5 का गुणा करें -x प्लस 40 से तो आपको कितना मिलेगा? 124। अब देखिए क्या आ रहा है, x कितना आ गया? -x² प्लस 40x प्लस 5x माइनस 0 200 इज इक्वल टू 124। यह आ गया -x² प्लस 45x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ax² प्लस bx प्लस c जैसा है कि नहीं है? a यहाँ पर -1 है, b यहाँ पर 45 है और c यहाँ पर 24 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। लीजिए एक सिचुएशन तो ऐसी भी, अगर हम ये पहली दिए होते आपको पूछने को तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? हम आपको ये पहली देते कि भाई जब मान लो जॉन और इनके पास कुल मिला के जो पत्थर है वो 45 है और दोनों जो है अपने अपने पत्थरों में से 5-5 दान कर दिए, और दान करने के बाद जो दोनों के पास पत्थर है और उसका गुणा करके 124 आ रहा है, तो बताओ जॉन के पास कितना पत्थर है और बताओ जीवांती के पास कितना पत्थर है। ये पहली हम आपसे पूछे। इस पहलू को आपको हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी ना। जब पड़ी तो इसके ज्ञान भी होना चाहिए। अब ये इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, वो सब बताएंगे। अभी तक यहां तक तो लेकिन पहुंच गए ना। बताइए सारे बच्चे बताइए। अच्छा मान लीजिए ये लिखा हुआ है x प्लस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये आप बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मिस्टर रोहित बताइए। आप मिस्टर रोहित पहले आप बताइए फटाक से। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या लिखा है मैंने? x प्लस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस और नो? मिस्टर रोहित जल्दी बताइए। मिस्टर रोहित बहुत शर्मीले हैं क्या? मिस्टर रोहित
मिस्टर रोहित, हम देखते हैं ज्यादा बात नहीं करते, थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं। अच्छा करण, आप बताइए। करण यस सर। है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही बता रहे हैं करण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जानते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब कि इसको हम किस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब डिग्री 2 वाली लेफ्ट में हो, उसके बाद में हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिखने में फायदा होता है। हालांकि ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन लिखने में फायदा होता है, इसलिए लिख लिया कीजिए। इसको हम तुरंत क्या लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा है, जहां पे a 2 के बराबर है, b 1 के बराबर है और c 3 के बराबर है, ठीक है ना। और a जो है 0 भी नहीं है, 2 0 तो नहीं है, 2 है, 0 तो है नहीं, वो 2 है ना वहां पर। अच्छी बात है। अब कभी कभी जानते हैं सीधा सीधा नहीं दिया रहता है, ऐसे उल्टा पुल्टा घुमा के भी दिया रहता है। जैसे अगर हम बोले x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब इसको देख कर तो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो सॉल्व कीजिए ना इसको भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फिर से भाई मिस्टर करण आप बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मिस्टर करण अब बताइए, अब है कि नहीं है? बोलिए, बोला नहीं आपने, बोलिए तो। सर नहीं पता। नहीं पता क्यों भाई? ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, चाहे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये सी जो है ये कुछ और नहीं है, 0 है। यहाँ ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, सी की जगह 0 हो गया, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सी 0 हो चलेगा, हमने क्या बोला था, ए 0 नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला था, ए 0 नहीं चाहिए, बी हो तब भी चलेगा, सी हो तब भी चलेगा। तो उस हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं? करण, हाँ करण अभी आया समझ में? यस सर। तो उसी तरीके से आप अपने बुक का एक्सरसाइज 4.1 खोलिए, करण 4.1, एवरीबडी। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसके अंदर टोटल 8 पार्ट। ठीक है, और इसमें यही पता लगाना है कि भैया बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे मैंने किया था वैसे करके पता कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे थे, कठिन लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं। तो एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 एक्स प्लस 5, मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 5 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं, जरा इसको सॉल्व करके चेक कीजिए। इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, तो x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 2x स्क्वायर, और इसे x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो प्लस x, ठीक। इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -6x,
और -3 का 1 में होगा तो -3। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ये देखिए 2x स्क्वायर, ये हो गया -5x -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब इस पूरे को उधर लेके आ रहे हैं, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर था ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा भाई, -x स्क्वायर। फिर ये -5x, ये प्लस 5x था ना, ये इधर आगे क्या हो जाएगा भाई, -5x, और ये -3 पहले से है, और ये वाला पूरा उधर चला गया तो यहाँ बच गया 0, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं आगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 1x, 2 में से 1x, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो 1x स्क्वायर बच गया 1। देखिए बोलने में भी थोड़ा वो हो जाता है, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब आइए -5x यहाँ पे है, यहाँ -5x, तो कितना हो गया भाई, -10x, ठीक। और यहाँ पे है -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अरे क्वाड्रेटिक जानते हैं, इतना कारण इतना परेशान हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं, ये देखिए ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पॉलिनोमियल चेक कर लीजिए ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल वाला ज्ञान अपना कर दीजिए। क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इज इक्वल टू 0 करते ही इक्वेशन होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल ही दिया होगा, x स्क्वायर -10x -1 पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो px इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसलिए तो हम ये सब बात बताएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पहचानना सिखा चुके हैं ना आपको पहले ही, अच्छी बात है। सारे बच्चे समझ गए? मिस्टर करण बताएंगे, मिस्टर करण अभी समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा इसी तरीके से 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क में करना है। आपको क्या करना है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे ईमानदारी के साथ होमवर्क कॉपी में आज की डेट में 18 अगस्त आज की डेट में करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में कि हमको आज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब हम आइए आपको सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ढालते हैं। कोई सिचुएशन जैसे रेक्टेंगल वाला लिया था ना, वैसे कई सिचुएशन हो उसको आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे विदेश थोड़ा परेशान हो जाते हैं इस बात से, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो क्वेश्चन 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, अलग अलग सिचुएशंस दिया है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदलेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। लिखा हुआ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है दिया हुआ जो कि है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये एरिया है दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अरे यही तो हम बताए थे अभी, जो ब्रेथ है उस लेंथ उसके दोगुना से एक ज्यादा है। यही क्वेश्चन से हम शुरुआती किए थे, याद आ रहा है? इत्तेफाक से वो हालांकि 300 मीटर स्क्वायर था, बस यहाँ नंबर बदल गया और 528 हो गया है, और क्या ही हुआ है। तो क्या मतलब हुआ, अगर ब्रेथ x है x मीटर, तो उसका लेंथ कितना होगा भाई, इस ब्रेथ के दोगुना से एक ज्यादा, 2x + 1। x था तो दोगुना हो गया 2x, उससे एक ज्यादा 2x + 1। सारे बच्चों को समझ में आया? अब इस सिचुएशन को हम कैसे इक्वेशन, अब आपसे बोले कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ पता लगाना है, तो क्या करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × 2x + 1 इज इक्वल टू 528।
और यहाँ पे हो गया 2x² प्लस x, और इसको इधर ले आएंगे तो हो गया -528 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। ये सिचुएशन जो थी, ये इस सिचुएशन को जब हम मैथमेटिक्स में बदलने की कोशिश किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नहीं बता रहे हैं, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन इक्वेशन कैसे बना वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो जरूरी है। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे कैसे वो हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले हम सारे क्वेश्चंस को जो है, सारे सिचुएशन को कैसे इक्वेशन में बदलना है वो सीख रहे हैं। तो ये सिचुएशन को हमने इक्वेशन में कैसे बदला समझ में आया? मिस्टर रोहित, क्लियर है? सर यस सर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, आज की डेट में आप लोग यही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट को भी होमवर्क में करेंगे। बस यहां तक करके छोड़ देना है, और इसके नीचे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे करीब आधा पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आधा से थोड़ा ज्यादा पेज छोड़ दीजिएगा। यहां तक करने के बाद में आधा से थोड़ा ज्यादा पेज कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करना नहीं सिखाएं। जब सिखाएंगे तो वो भी बताएंगे, तो अभी छोड़ दीजिए। अभी आपको खाली होमवर्क में खाली ये करना है कि इक्वेशन तक उसको बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं अभी हम उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक बना के कुछ पेज छोड़ दीजिएगा। जब हम वो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो जब सिखा लेंगे तब आप उसको फिर से दोबारा से अपने कॉपी में कर देंगे। ठीक है, करेंगे ना? देखिए, आप पूरा एक पेज, मतलब आधा पेज से भी थोड़ा ज्यादा ही छोड़िएगा, समझ रहे हैं आप? और इसमें भी कई तरीके हैं करने के, तो 2 तरीके हम कोशिश करेंगे आपको आज हम बता दें। तो आप प्रैक्टिस करें दोनों तरीके से करने की। एक तरीका तो ये है कि हर एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करें, पहले तरीके से भी करें, दूसरे तरीके से भी करें, या पहले वाले क्वेश्चन को पहले से करें, दूसरे वाले को दूसरे से करें, फिर तीसरे वाले को पहले से करें, फिर चौथे वाले को दूसरे से करें। ऐसे कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। बस हम ये चाहते हैं कि दोनों ही तरीकों की प्रैक्टिस बनी रहे। हम आपको इसको सॉल्व करने के 2 तरीके बताएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 तरीके बताएंगे। तो आप यहाँ पे करके ब्लैंक छोड़िए और बीच में एक लकीर खींच लीजिए, और इसी क्वेश्चन को एक बार पहले तरीके से कर लीजिए, फिर दूसरे तरीके से भी कर लीजिए, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कैसे उस पर पेयर ऑफ इक्वेशन में कई तरीके हैं, तो वही चाहते तो आप इसको, हम बोलते हैं कि एक बीच में लकीर खींचो, एक बार सब्स्टिट्यूशन से भी करो प्रैक्टिस, और उसी को एलिमिनेशन से भी करके देखो, लेकिन आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? अभी आप अपने पुराने ज्ञान से भी इसको कर सकते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते थे। करते कैसे? इसको एक से ले लेते, ये आपको बस हम ज्ञान के लिए बता रहे हैं, आप चाहें तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विदेश थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जो है इसको आप अपने आपके ज्ञान के लिए बता रहे हैं। देखिए, इसको पुराने ज्ञान से भी कर लेते, हम इसको x ले लेते, इसको y ले लेते, और y क्या होता? ब्रेड का दुगने का पहला, ये पहला इक्वेशन बन जाता, और इन दोनों को गुणा करते x और y, तो अपने को 528 मिलता। बन गया ना 2 इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम सॉल्व करना जानते हैं। लेकिन इतना जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे जब ऐसे ही निकल रहा था तो ये नया चैप्टर क्यों बनाया मैथमेटिशियनों ने? तो इसलिए बनाया क्योंकि इस तरह करना इस वाले से भी आसान है। अभी हम बताएंगे ना तो आपको, तो और लोग आसानी की तरफ बढ़ते हैं ना। पहले टेलीफोन मुश्किल था तो उसको मोबाइल बना दिया और आसान हो गया, तो उसी तरीके से आसानी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको बताइए दोनों को फिर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। इसका हम अभी आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे, आपको लगेगा कट से इसका सोल्यूशन निकलता है तुरंत। आइए, लेकिन अभी हम बताएं नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, बता देंगे, घबराइए नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कि 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कि एक के बाद आने वाला नंबर है ना, ये बात आपको पता होगी कॉन्सिक्यूटिव का। तो अगर मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, x+1 होगा, जैसे उसमें एक ज्यादा। और द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मतलब प्रोडक्ट का मतलब दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों को अगर गुणा कर दे तो आपको कितना आ रहा है भाई, 306 आ रहा है। यही सिचुएशन है। सिचुएशन यही ना है कि एक इंटीजर है, वो मान लीजिए मैंने मान लिया x, हमें नहीं पता, फिर बोल रहा है उससे कॉन्सिक्यूटिव से उसका गुणनफल निकाले। कॉन्सिक्यूटिव मतलब x+1, उसका गुणनफल निकाले, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 306 के बराबर आएगा। लिख डाले। अब ये x का इसको मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 1, इसको इधर ले आया -306 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हल कैसे करेंगे ये भी हम नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये पूरे सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक में बदला कि नहीं बदला, बदल दिया ना। पूरे सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। आपको भी बदलना सीखना है। कोई बच्चा ऐसा जिसको मेरी बात नहीं समझ में आई, पूछ ले, हम रुके 1 मिनट। आ गई, चलिए अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। लिखा हुआ है रोहन, एक रोहन है और एक रोहन की मदर है। ठीक है, देखो रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब अगर रोहन x है तो उनकी मदर उनसे 26 ज्यादा है, x+26 है, 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अगर 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+26 + 3, मतलब x+29। और कह रहा है कि अगर 3 साल बाद इन दोनों की एज को गुणा करें तो आंसर आएगा 360, मतलब कि 3 साल के बाद कि इन दोनों की एज को गुणा कर देते हैं x+29, तो ये कह रहा है कि 360 के बराबर होगा। ठीक है ना, आपको पता होगा ये फॉर्मूला आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, x+a और x+b ये बराबर होता है x² + a + b × x और a × b के। पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। और अगर नहीं भी पढ़ा है ना, भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे बात समझ में, x का मल्टीप्लाई इससे भी कीजिए, इससे भी कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इससे भी कीजिए, इससे भी कीजिए, यही आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसके आधार पे हम इसको देखिए लिख रहे हैं, जहां पे नीचे लिख रहे हैं x² प्लस a, यहां पर क्या है 3 है, 3 + 29 x × 3 × 29 = 360। ठीक है, इंटू के जगह हम डॉट बनाते हैं, कहीं इंटू ना लिख के डॉट बना देते हैं। तो ये पूरा क्या हुआ सॉल्व होके, x² और 3 और 29 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32x, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में तो 9 3 = 27, 2 कैरी, 3 2 = 6 और 2 87 = 360। x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 = 0। इस 360 को इधर ले आए,
x² प्लस 32x माइनस ऑफ 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7 और ये 2। ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? पूरी सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके तब्दील हुई कि नहीं हुई? पूरी सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके तब्दील हो गई। और ऐसे सिचुएशन का जब हम हल निकालते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती। इसलिए तो ज्ञान दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिल गया तो ऐसी पहेली बूझ लिया, तो ऐसे पहेली को बूझते टाइम आपको ऐसे इक्वेशन का सामना करना पड़ जाएगा, और यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैथमेटिक्स आपको इसका ज्ञान देता है कि ऐसा इक्वेशन आ गया तो क्या क्या दांव पेच खेल सकते हैं। अभी हम सिखाए नहीं है, अभी तो हम सिर्फ ढालना सिखा रहे हैं। अभी हम इसे दांव पेच भी सिखाएंगे तो सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे दिमाग लगा के कैसे एक्स की वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है, वो सिखाना है। क्लियर? तो इसमें भी ये सारे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है आपको, आप इसी तरह से ढाल के यहाँ पे लाके छोड़ दें और उसके बाद पेज छोड़ देंगे। पेज छोड़ देंगे ताकि जब हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे तो दोबारा से हम आपको होमवर्क देंगे तो सॉल्व कर दीजिएगा उसको। अभी सॉल्व करना आपको हम हो सकता है, अगर हो सके तो आज टाइम मिलेगा तो आज ही क्लास में बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। टाइम तो हो चला है, चलिए अब टाइम हो चला है आपका, वो ले लेते हैं अटेंडेंस। ठीक है, सारे बच्चे तो अटेंडेंस हो जाएगा। तो 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए, हम आपका अटेंडेंस लेते हैं। फिर चल गया भाई। हाँ जी, अटेंडेंस टाइम। आयुषी, आयुषी हैं, अभिषेक, अभिषेक कुमार, आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, आदित्य हैं, बोलिए यस सर नो सर बोलिए। यस सर। आदित्य प्रेजेंट। अंकित मीना, अंकित मीना है, नहीं है। गौरव कुमार, नहीं है। हर्षिता सिंह, हर्षिता सिंह, हर्षिता सिंह है, नहीं है। जगमोहन, जगमोहन है, जगमोहन तो सवाल पूछ रहा था, कहां चला गया क्या कहीं? जगमोहन। करण, करण, यस सर। यस करण सर। प्रेजेंट। नीतू, नीतू Yes, sir. प्रेजेंट। रोहित, नीतू प्रेजेंट हो गई। रोहित कुमार, यस सर। रोहित कुमार प्रेजेंट। सुमित कसाना, सुमित कसाना एब्सेंट है, एब्सेंट। विनेश शर्मा, विनेश शर्मा, विनेश आज नहीं आया हुआ है क्या? एब्सेंट है, एब्सेंट है। कनिष्का समधिया, कनिष्का समाधिया Yes, क्या sir. होगी? कनिष्का Yes, sir. प्रेजेंट। लवकुश, लवकुश, लवकुश नहीं है। देवांशु, देवांशु धाकड़, देवांशु धाकड़ नहीं है। मिस हर्षित हर्षित जंघान, हर्षित जंघम नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आपके क्लास को समाप्त करते हैं। आज आपका होमवर्क होगा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा।
ठीक है ना। ये आप जरूर आज के होमवर्क में कर लेंगे। क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरे का पहला और दूसरा, ठीक है ना। सारे बच्चे करके ईमानदारी से आज के होमवर्क में, आज ही के डेट में ये करेंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे परसों। तब तक अपना खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।